नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? संजय तिवारी, हेलो भाई, हेलो, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बच्चों को, वेरी गुड आफ्टरनून। तो बताइए मेरे बच्चे कैसे हैं? विश्वजीत, खुशबू कुमारी, नेहा, अमरजीत, आरती, धन सिंह, सचिन, प्रियंका, ममता, आकाश, रौनक, हरविद, हरविलास, चलिए, पूजा, गजेंद्र, फौजी, गुर्जर, आकाश, प्रियांशु, पूनम, सतीश, अजीत, विपिन पाल, विमल, राजा, ब्रजेश, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। श्याम, मंटू, चलिए, तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं प्यारे दोस्तों? सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते भाई, नमस्ते। अल्पा मौर्य जी, चलिए तो चलते हैं बच्चों। आज की जो कहानी है वो बेटा एक स्त्री विरोधी कहानी। स्त्री विरोधी मतलब जो स्त्रियों को शिक्षा के विरोधी थे, कहते थे महिलाओं का पढ़ने से क्या काम है, महिला का पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है ना। सब लोगों की अलग अलग मर्यादाएं होती हैं, अलग अलग सोच होती है। तो प्यारे बच्चों, उसी को लेकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये कहानी है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। कुछ लोगों की सोच होती है कि स्त्री का पढ़कर क्या होना है, उसको पढ़कर कहाँ जाना है, उसको तो घर पे रोटी ही बनानी है ना, चूल्हा बासन ही करना है, अपना मतलब गृहिणी का जीवन ही जीना है। लेकिन दोस्तों, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं ये गलत है। महिला को भी पढ़ना चाहिए, उसे भी आगे बढ़ना चाहिए, उसकी भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसका भी कुछ अपने मान सम्मान होता है ना। चलिएगा, आते हैं बच्चों तो कहानी की तरफ। इसका नाम क्या है कहानी का? स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन। ठीक है ना। जो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे उनका खंडन किया गया है। ठीक है बच्चों, आइएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको लिखा किसने है उसके बारे में आप जान लीजिएगा। बेटा, इसको लिखा किसने है? तो उस लेखक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। तो लेखक का नाम आपको याद रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है ना। लेखक का नाम आपको याद रखना है। किसके द्वारा लिखी गई है स्त्री शिक्षा विरोधी कहानी? बच्चों, किसने लिखी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है बेटा कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था। तो जन्म स्थान भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेरी तरफ से धन्यवाद बोल देना गुरुजी। चलो भाई, ठीक है, बिल्कुल। आप मेरा नाम नहीं लेते हो, ध्यान सिंह कह रहे हैं। अरे यार, ऐसी बातें नहीं बोलते, ऐसी बातें नहीं बोलते यार। ठीक है, ऐसी बातें नहीं बोलते बच्चे। तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया जाता? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, चलिए यादव जी, चलो। धन सिंह क्यों? हाँ, तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा लेखक का जन्म स्थान कब हुआ था, जन्म कब हुआ था। तो लेखक का जन्म जो हुआ था बच्चों, वह 1800 ईस्वी में हुआ था, है ना। और तारीख क्या थी? 9 मई 1864। ठीक है, 9 मई 1864 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 9 मई 1864 ईस्वी में हुआ था। और हुआ कहां था? एक बेटा उत्तर प्रदेश का एक जिला है आपका रायबरेली। ठीक है ना, रायबरेली। तो रायबरेली में गांव पड़ता है दौलतपुर। ठीक है, तो बच्चों ईस्वी में रायबरेली आपने नाम भी सुना होगा। कहां पड़ता है बेटा? उत्तर प्रदेश में। रायबरेली उत्तर प्रदेश के ग्राम दौलतपुर में हुआ था। कहां हुआ था बेटा? दौलतपुर में हुआ था। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। फिर एक बच्चों आगे क्वेश्चन बनता है आपका कि इनके मृत्यु का स्थान बता दीजिए, मृत्यु कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों, मृत्यु हुई थी 1900 में। अलंकार आएगा या नहीं बेटा? नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो मृत्यु हुई थी इनकी प्यारे बच्चों 21 दिसंबर 1938 ईस्वी को। 1938 ईस्वी में प्यारे बच्चे इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु का स्थान भी आपसे पूछा जाएगा तो बेटा आपको क्या बताना है? रायबरेली में ही इनकी बच्चों क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। और रायबरेली आपको पता है कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है।
ठीक है भाई, रायबरेली उत्तर प्रदेश। क्लियर, यहां तक की बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो प्यारे बच्चों, अपने माता पिता की इकलौती संतान थी ये, लिख लेना, अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, विशेष करके लिख लेना इस बात को। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, एकमात्र संतान थी। लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी, एकमात्र संतान थी। ठीक है ना, एकमात्र संतान थी और इनका कोई भाई और बहन नहीं था। अपने माता पिता की इकलौती एकमात्र संतान थी ये, है ना। और इनके पिताजी का नाम तो बेटा मिलता है, माताजी का नाम तो मिलता ही नहीं है, बहुत सारी जगह ढूंढने के बाद भी एनसीईआरटी बुकों में भी नहीं मिला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा प्लीज। सर किसी का कमेंट ना लें, डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल भाई, करीना कुमारी जी आइएगा। तो बच्चों इनके पिताजी का नाम आप लिख लीजिएगा। पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था बेटा राम सहाय, लिखेंगे राम सहाय द्विवेदी था, पिताजी का नाम लिख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों एक बात आपको पता है, यदि आप जीवन में जी रहे हैं, यदि आप इस जीविका को जी रहे हैं, तो आपको लोग जो जानते हैं आपके पिता के नाम से जानते हैं, माता जी के नाम से नहीं जानते। क्योंकि दोस्तों आपको ये बात भी अच्छे से पता है, माता एक गृहिणी होती है, माँ सिर्फ एक घर की रौनक होती है, वो बाहर की रौनक नहीं होती। यदि आपको बाहर जाना जाता है तो बाप के नाम से जाना जाता है, पिता के नाम से जाना जाता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से समझते हैं ना। तो प्यारे बच्चे इनके पिता का नाम क्या था? राम सहाय द्विवेदी था। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। इनके पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था। सर मैं भी रायबरेली से हूं, तो बेटा आयुष आपको अच्छे से इनके बारे में पता होगा। ठीक है ना, हाँ चलिए। तो बच्चों इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं, उनको आप लिख लीजिएगा। सर मेरी क्लास 20 मिनट पहले ही रुक जाती है। बेटा निधि इसके लिए आप ऐसा करिए, एक बार अपने फोन को अपडेट कर लीजिए या अपने ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, अब सारी चीजों का जवाब मैं यहां पर नहीं दे पाऊंगा प्यारे बच्चों, इतने सारे आप कमेंट करेंगे उनसे क्या फायदा होगा। आपको यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है। कोई भी आपकी इंक्वायरी होती है उसे आप हेल्पलाइन के माध्यम से सॉल्व करिएगा। ठीक है, हाँ हाँ। ममतेश कुमार आए नहीं सर, अच्छा, अरे सर जी बस। चलिए, तो बेटा इनकी कुछ मुख्य रचनाएं लिख लीजिएगा। मुख्य रचनाएं, ठीक है बेटा। तो मुख्य रचना इनकी लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आपने इनकी सबसे अच्छी एक इंपोर्टेंट रचना पढ़ी होगी सरस्वती, है ना। सरस्वती सबने पढ़ी है, तो बेटा याद रखना सरस्वती आपसे पूछ लिया जाता है, सरस्वती किसके द्वारा रचित है? तो आपको बताना है बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। एक है बेटा मुझे मीठी गाली दे दी, मीठी गोली दे दी, अरे यार, देवी स्तुति शतक। नंबर 2 लिखेंगे बच्चों देवी स्तुति शतक। ठीक है, आरोप मत लगाइए यार, थोड़ी सी मजबूरी क्या बस कहूं मैं आपसे। ठीक है, मिलकर ही आपसे लड़ाई होगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना, चलो। फिर थी बेटा एक काव्य मंजूषा। अगली रचना लिखेंगे काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा। ठीक है बच्चों, तो सरस्वती, देवी स्तुति शतक, काव्य मंजूषा, विनय विनोद, गंगा लहरी। ठीक है, नंबर 4 लिखेंगे विनय विनोद, विनय विनोद। और बच्चों नंबर 5वीं भी लिख लीजिएगा गंगा लहरी। ठीक है, नंबर 5 है गंगा लहरी। बेटा इनको याद कर लेना, अच्छे से कुछ पूछ ली जाती है कभी कभी, तो आपको अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। ठीक है ना, है ना बिल्कुल। चलिए, एक बेटा है इनकी रघुवंश, एक सुमन, ये भी लिखिएगा। नंबर 6 रघुवंश, जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है बेटा, एक इनकी नंबर 7 लिख लीजिएगा सुमन। ठीक है ना, कौन सी है? सुमन। एक 8वीं बेटा इनकी तरंगणी करके एक रचना है, तरंगणी करके, वो भी आप याद रखिए। हर्षित कुमार, हमारा भी कमेंट देख लीजिएगा। ठीक है, वेणी संहार, वेणी संहार। ठीक है बच्चों,
तो देख लीजिए, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। सरस्वती देवी स्तुति शतक, काव्य मंजूषा, विनय विनोद, गंगा लहरी, रघुवंश, है ना, और बच्चों सुमन और वीड़ी संहार। एक लिख लीजिए ऋतु तरंगिणी, नंबर 9वीं भी लिख लीजिएगा, ऋतु तरंगिणी, तरंगिणी। ठीक है, तो ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है। सर प्रीवियस पेपर में अलंकार आया है, लेकिन बेटा हर्षित कुमार जी इस बार आपके सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ है। अब भाई मैं तो आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो आप उसे टेलीग्राम पर एक बार सेंड कर देना, ठीक है प्यारे बच्चे। इतना आप थोड़ा सा इतना कष्ट उठा लेना, यदि आपके पास प्रीवियस पेपर है तो आप उसे टेलीग्राम पर सेंड कर देना, शाम को मैं ग्रुप में देख लूंगा, ठीक है। वेरी गुड, हाँ चलिएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपको कहानी याद रखनी है, 9 इनकी इंपॉर्टेंट रचना आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, है ना। हाँ ठीक है मेरे बच्चों, आइए तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। आइए तो प्यारे बच्चों कहानी का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी पुत्रकों का खंडन। ठीक है, चलिए अब बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से कहानी को पढ़ना है, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा प्यारा बच्चा। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं कहानी को। तो इसमें क्या कहा गया है, बड़े शोक की बात है, बड़े दुख की बात है ना। आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। क्या कह रहा है बच्चे, तो यहां पर लेखक ये बोल रहा है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग विद्यमान हैं, ऐसे लोग हैं जो नारी को पढ़ाना क्या समझते हैं, नारी को पढ़ाना गलत समझते हैं कि नारी को पढ़कर क्या करना है, उसे तो चूल्हा चौका करना है, उसे कुछ नहीं करना, गृहिणी के रूप में काम करना है, तो वो नाश का कारण समझते हैं यदि महिला को आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आगे सुनते हैं क्या क्या इसमें बोला गया है। ठीक है, और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित जो अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छी खासी जिनके पास डिग्रियां हैं, जो अच्छे खासे शिक्षित हैं, उन लोगों की ये भावनाएं हैं बच्चों। ठीक है, आइएगा जो लेखक ने अपने शब्दों से बयां की है। फिर क्या कहता है, लोग ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र, संस्कृत के ग्रंथ, साहित्य से परिचय रखते हैं, और जिनका पेशा कुशिक्षितों मतलब बुरे, जिनको शिक्षित नहीं है, कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता उन्हें अच्छा ज्ञान दे। कुर्तकों का मतलब है बेटा जो इस तरह की मतलब की विडंबना रखते हैं कि ये चीज गलत है, उसको कुर्तको बोला है। प्रतुल इतनी सी बात तो ऑटोमेटिक आप भी समझ जाइएगा, ठीक है ना। फिर क्या कहता है, कुमार्ग गमनियों मतलब जो गलत रास्ते की तरफ होते हैं, कुमार्ग गमनियों को सुमार्ग गमनीय बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना। उनकी दलीलें सुन लीजिए, ठीक है ना। दलील का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी दास्तां, अपनी बात रखता है, उसे दलील बोला जाता है बेटा, है ना। तो ये कह रहे हैं जो लोग बुरे रास्ते पर चल रहे थे उन्हें सही रास्ते पर चलाया, जो शिक्षित नहीं थे उन्हें शिक्षित बनाया, जो प्यारे बच्चों धर्म की तरफ मुंह मोड़े हुए थे उन्हें धर्म की तरफ लाया गया। वो व्यक्ति इस बात का खंडन करते हैं कि महिला को पढ़ाना गलत है। तो ये बात यहां पर बताई गई है, आप भी इसको समझिएगा, ठीक है ना। फिर चलते हैं, देखो आगे ये क्या कहता है, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से, कुलीन का मतलब समझते हैं जो अच्छे परिवार से रिश्ता रखती हैं, पढ़े लिखे संस्कारी परिवार से, ठीक है ना। कुलीन स्त्रियों ने ऐपड़ों की भाषा में, ऐपड़ का मतलब है अनपढ़, ठीक है बेटा, ये तो बड़ी अच्छी से आप समझ जाएंगे। आपकी बड़ी सुंदर सी कहानी है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता लग जाएगा, इसमें ऐसे शब्द नहीं है जो आप नहीं समझ सकते, ठीक है। भाषा में कराई गई है, इससे प्रमाणित है कि देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी, ठीक है, पढ़ाने की चाल न थी, स्त्रियों को पढ़ाना गलत माना जाता था। बेटा विशाल यादव, मुझे लगता है क्लास में आप सबसे ज्यादा इस कमेंट करने के लिए क्लास में आए हैं और कोई आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि यदि आपके पास प्रूफ है, आपके पास प्रीवियस पेपर है तो आप मुझे भेज दीजिए, वरना नए नोटिफिकेशन में तो आपके कहीं अलंकार काव्यखंड दिया नहीं है यार, जो मैं आपको पढ़ा दूं व्याकरण में, ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चे इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये कमेंट बार बार मत कीजिए, ठीक है, ओके। चलो, होती तो इसलिए पुराणविद में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती।
तो यहां पर ये व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि यदि नारी जाति को पढ़ना सही माना जाता तो कहीं ना कहीं उसके तत्व, कहीं ना कहीं उसके अवशेष जरूर मिलते, कहीं ना कहीं कोई पुराणों में लिखा हुआ जरूर होता, है ना। लेकिन बेटा ऐसा ये मान रहे हैं। लेकिन आप चलते हैं आगे, क्या कहता है ये नारी शिक्षा को लेकर बेटा एक आपके सामने कलम लिखी हुई है, देखिएगा। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। क्या स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है? क्या कुछ गलत होता है? नहीं यार, यदि स्त्री पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, हर कुछ सब कुछ सभी अच्छा होगा। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि, ये आप याद रखना बेटा, शकुंतला की कहानी को लेकर यहां पर बात रखी गई है। पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी, है ना। बस इतना पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में एक छोटा सा श्लोक लिख सकी थी। इस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला, है ना, कि वो इतना पढ़ी थी कि बस छोटा सा कोई बेकार श्लोक लिख सकती थी, लेकिन उसकी इतनी सी शिक्षा ने ही अनर्थ कर डाला। ये बात यहां पर बोल रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, मतलब जो कटु वाक्य समझते हैं, जो मतलब कि अपनी भाषा से बहुत कड़वे वचन बोले, किसके लिए? दुष्यंत के लिए। फिर क्या होता है? दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। तो ये जो महान पुरुष हैं वो ये कह रहे हैं कि शकुंतला तो बहुत थोड़ा सा पढ़ी थी, यदि वो बहुत ज्यादा पढ़ जाती तो कितने कटु वचन बोलती। उसे तो मात्र इतना ज्ञान था कि यदि एक श्लोक भी बोल दिया ना तो वो भी गंवार भाषा में बोल पाती थी, इतना ज्ञान उसे मात्र था। और उसने भी अपने जो उसका पति था दुष्यंत, उसके लिए इतने कड़वे वचन बोल दिए थे। तो मैं मानता हूं कि यह दुष्परिणाम था उस थोड़ी सी पढ़ाई का भी। ये बात यहां पर समझाई गई है कि स्त्री का पढ़ना इतना बेकार था, इतना बेकार है, ये बात ये कहानी बता रही है। लेकिन चलते हैं आगे, क्या निकलता है इसका निष्कर्ष समझते हैं। आइए बच्चों, तो जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी, ठीक है। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, ठीक है, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। तो बच्चों समझ रहे हैं ये क्या मत दिया है यहां पर, कि यदि वो तो शकुंतला बहुत थोड़ा सा पढ़ी थी, वो तो गंवार भाषा में पढ़ी थी, यदि आप किसी स्त्री को थोड़ा सा अपढ़ मतलब अनपढ़ की तरह भी थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं ना, तो वो भी क्या है, वो भी स्त्रियों को बर्बाद करना है। तो ये बात यहां पर बताई जा रही है इस कहानी के माध्यम से, ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है, तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं, ठीक है ना, कि भैया वो गलत ही है। इस तरह से यदि किसी महिला को पढ़ाया जा रहा है, इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभाव यदि मिलता है, ठीक है, तो महिला हम का क्या है, महिला को बर्बाद ही करना है, एक तरह से परेशान ही करना है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो पढ़कर कुछ नहीं करेगी, ठीक है ना। चलो ध्यान से समझेंगे आगे क्या कहता है। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना, प्राकृतिक भाषा थी बेटा जो जैन धर्म की भाषा थी, आपने समझी है, आप समझते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए प्राकृत भाषा कौन सी भाषा थी, तो आप बताएंगे जैन धर्म की भाषा थी जिसे महिलाएं बोला करती थी। तो बेटा एक बात आपको मैं बता देता हूं, सबसे पहले भाषा चक्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए हमको। सबसे पहले जो हमारी भाषा थी वो थी संस्कृत भाषा। संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया। आदमी बोल रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, खाना खा रहा है, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, दूसरे के विचारों को सुन रहा है, लेकिन उसे इतना ज्ञान नहीं है कि इस भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ। जो हम अपने शब्दों को बोल करके किसी से अपना काम कराते हैं या दूसरे का करते हैं, तो उसके लिए हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, और उसमें हम कैसे कैसे शब्दों को शामिल करते हैं, इतना ज्ञान अभी मनुष्य को अभी भी नहीं है ना, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक भाषा चक्र के बारे में समझा देता हूं। सबसे पहले भाषा थी संस्कृत। संस्कृत भाषा ही बोला करते थे, उसी भाषा में सब कुछ लिखा हुआ होता था। तो क्या था बच्चों, जो पहले विद्वान लोग थे वो तो संस्कृत पढ़ लेते थे, लेकिन जो बेचारे कुछ अनपढ़ गंवार थे जिन्हें केवल भैंस चराने का काम था, वो उस भाषा को ना पढ़ पाते थे ना जान पाते थे। तभी तो पहले आपने सुना होगा कि उसने उसके अंगूठा लगवा करके उसकी जमीन नाम करा ली। क्यों करा ली? क्योंकि बच्चों पहले व्यक्ति अनपढ़ था, ज्ञानी नहीं था,
है ना, उसे ज्ञान था ही नहीं। कुछ व्यक्ति जो पढ़ जाते थे वो होशियार होते थे, और जो नहीं पढ़ पाते थे वो बेचारे मूर्ख के मूर्ख रह जाते थे और यूं ही दुनिया से चले जाते थे। तो यही नियम है बच्चे प्रकृति का। तो संस्कृत भाषा को दो भाषाओं में बांटा गया था, एक तो बेटा वैदिक संस्कृति में, एक लौकिक संस्कृति में। तो वैदिक संस्कृति कौन सी कहलाई और लौकिक संस्कृति कौन सी कहलाई, ये आपको पता होना चाहिए। वैदिक संस्कृति वो संस्कृति थी जिसमें संस्कृत के वेद पुराण लिखे गए थे, वो वैदिक संस्कृति थी, है ना। और फिर आपने देखा कि कुछ आपको हिंदी के वाक्य भी मिलने लगे। संस्कृत ऊपर लिखी हुई है और नीचे उसका उच्चारण हिंदी में भी मिलने लगा, जिसको हम अच्छे से समझने लगे। तो मेरे बच्चों, वो लौकिक संस्कृति थी जिसमें रामायण, गीता, महाभारत आप पढ़ते हैं, उसमें आप अच्छे से आज भी उनको श्लोकों को पढ़ पाते हैं। क्यों पढ़ पाते हैं? क्योंकि बेटा प्योर संस्कृत रही नहीं, अब तो लौकिक संस्कृति हमारी चल रही है, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सी भाषा आई? प्राकृत आई। फिर उसके बाद बेटा पाली आई। फिर उसके बाद अपभ्रंश आई। फिर अपभ्रंश के बाद बेटा कुछ समय अवहट का रहा, लगभग 2 सदी तक। जैसे एक सदी में 100 साल होते हैं, आपको अच्छे से ज्ञान है, ठीक है। तो बेटा अवहट भाषा का मतलब क्या था? उस समय किसी भाषा को मान सम्मान नहीं दिया जाता था, जो व्यक्ति जो चाहे सो बोल रहा था। फिर बेटा अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ और हिंदी भाषा 3 भागों में बट गई, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। जिसको आज हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं मेरे बच्चे आधुनिक हिंदी। 1850 से हम क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। याद रखना आप लोग इस बात को, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे, आइएगा। तो बोलना उनके लिए अपन होने का प्रमाण नहीं, अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। महिलाएं संस्कृत नहीं बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपन होने का सबूत है, ठीक है। बोल सकना न अनपढ़ होने का सबूत है और न गवार होने का। यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को नहीं बोल पा रहा है तो बच्चों इसका मतलब यह नहीं है कि वो अनपढ़ है, वो जाहिल है, वो गवार है ना। कुछ भाषाएं होती है कठिन होती है, बहुत ज्यादा नहीं बोल पाते, तो उसका मतलब ये सीधा सीधा सा होता है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, आते हैं प्यारे बच्चे आगे। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियों कौन सी भाषा बोलती थी? तो बेटा यहां पर एक शब्द आया वेदांतवादिनी। वेदांतवादिनी किसे कहते हैं आप समझते हैं? वेदांतवादिनी का मतलब होता है वेदांत दर्शन पर बोलने वाली। वेदांत दर्शन पर बोलने वाली जो महिलाएं होती थी, स्त्री होती थी, उनकी संस्कृति क्या कोई गवार संस्कृति थी? भाई जो ऋषि मुनियों की पत्नी थी, राजा महाराजाओं की पत्नी थी, वो भी तो बोलती थी, लेकिन बेटा वो ऐसा नहीं था कि वो गवार थी। ये बात यहां पर बोली गई है। भवभूति और कालिदास, बेटा ये लेखकों के नाम है। कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जब भवभूति, कालिदास जैसे लेखक थे, उस समय संस्कृत का जमाना था। हर जो रचना, हर कहानी, हर लेख संस्कृत में ही मिला करता था, ठीक है। आइएगा, हाँ, मॉक टेस्ट में हिंदी में से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अच्छा बच्चों, बेटा कहानी से नहीं आ रहा होगा, मैंने बोला तो है उन लोगों से और बोलता हूं। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। पहले इसका कोई जवाब या प्रमाण दे सके तब भैया प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का साहस करे। तो ये बात इसने कही है। इसका क्या सबूत, मतलब क्या सबूत है? क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? बताइए क्या सबूत है? सबूत है किसी के पास? नहीं है। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों, जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों धर्मोपदेश देते? ठीक है, यदि आप ये कहते हैं कि उस समय प्राकृत भाषा नहीं थी तो बच्चों इसका मतलब सीधा सा है कि भाई ये बताओ फिर उनके जो चेले थे, उनके जो शिष्य थे, जैनियों के, बौद्धों के, उनके ही उपदेश इन भाषाओं में क्यों मिलते?
यदि ये भाषा नहीं थी, ये भाषा थी तभी तो मिले, ठीक है ना। बिल्कुल। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत का सर्वसाधारण की भाषा थी। प्राकृत मतलब सब लोगों की भाषा थी, हर व्यक्ति उसको बोलता था। सर्वसाधारण का मतलब यह है, ठीक है ना। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं। यदि कोई व्यक्ति प्राकृत बोल रहा है और कोई ये कह रहा है कि तो अनपढ़ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय की भाषा थी तो लोग उस समय की भाषा बोलते थे यार, आप उसे अनपढ़ कैसे बोल सकते हैं, कभी नहीं कह सकते, ठीक है ना। हाँ, फिर जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, है ना, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ मतलब अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, ठीक है ना। यदि आप उस जमाने की जो भाषा थी उनको बोलने वाले सर्वसाधारण सब व्यक्तियों को आप क्या बोल रहे हैं, गंवार अनपढ़ बोल रहे हैं, तो आज के आधुनिक युग में यदि कोई अच्छा समाचार आ रहा है, समाचार पत्र, और उसको लिखने वाले जो लेखक है वह भी सब गंवार है और समाचार पत्र भी सब बेकार है, यदि आप उन बातों को मानते हैं तो इसको भी मानिएगा, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बंगला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं, ठीक है ना। शौरसेनी, मागधी, ठीक है बच्चों, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बंगला, मराठी, ठीक है ना, आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। तो बच्चों, ये उस समय से तुलना की गई है। ये क्या कह रहे हैं कि यदि उस जमाने में हिंदी, महाराष्ट्री, बंगला पढ़कर लोग अशिक्षित थे तो आज के जमाने में भी हो सकते हैं। आज ही कोई नया बदलाव थोड़ी आ गया। वो जो समाचार पत्र गलत थे तो आज के भी गलत हो सकते हैं। ये बात यहां पर बोली गई है। फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, ये बात कैसे मानी जा सकती है? तो यहां पर जो सारी बात का निष्कर्ष आया है निकल करके, यहां पर जो लेखक ने सारी बात बोली है वो यही कही है कि यदि आप प्राकृत बोलने वाले पहले व्यक्तियों को अनपढ़, गंवार, जाहिल कह सकते हैं, तो आज के जो व्यक्ति जो शौरसेनी, मागधी, ठीक है, महाराष्ट्री, पाली जो भाषा बोल रहे हैं तो वो आज के लोग ही कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? वो भी भैया बेकार है, ठीक है। इसलिए जो जिस समय की भाषा थी वो अपनी जगह प्रचलित थी, उस समय में उसी भाषा में कार्य होते थे, ठीक है। हाँ सर, नींद आ रहा है बेटा, गौतम सो जाओ, जिंदगी सो जाएगी बेटा, उस दिन आप उठोगे। फिर जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र, ठीक है, नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। तो बच्चों ये कह रहा है जिस समय आचार्यों ने क्या बनाए थे, आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी, उस समय प्राकृत भाषा थी और वही सही थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे, इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया था। तो बेटा बात समझ में आई, जिसमें यह बोल रहा है लेखक कि जो व्यक्ति अच्छा संस्कृत का ज्ञान रखते थे, जो संस्कृत बोल सकते थे, वो संस्कृत बोलते थे। अन्य जो व्यक्ति नहीं बोल सकते थे, जिनको कठिनाई होती थी, जिनको उसका ज्ञान नहीं था, वो भैया अपनी प्राकृत भाषा बोल सकते थे या बोलते थे, ठीक है। ये बात यहां पर सिद्ध की है इन्होंने। आगे फिर क्या होता है, पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था कोई स्कूल। आज मम्मी से पूछना कि मम्मी जब आपका जन्म हुआ था तो आप कौन से कॉलेज में गई थी, कौन से विश्वविद्यालय में शिक्षा आपने ग्रहण की थी?
तो बेटा पहले स्कूल इतने बड़े विश्वविद्यालय नहीं थे। ये तो आज विकसित हुआ है हमारा समाज, जो विश्वविद्यालय बन गए, सरकार ने नई नई योजनाएं लेकर आई कि शिक्षित कैसे किया जा सकता है समाज को, महिलाओं को कैसे पढ़ाया जा सकता है ना, कैसे लोग ऊपर जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा राजस्थान जैसा राज्य अब भी विकसित है, वहां पर महिलाएं अब भी बहुत कम पढ़ी लिखी मिलती हैं, है ना। बिल्कुल। आइए तो चलते हैं आगे। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिला तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो पुराने जमाने में विमान उड़ते थे। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है ना। बिल्कुल बताइए उनके बनाने की विधा, उनके बनाने की जो विद्या थी, जो विधा थी, सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, मतलब एक द्वीप से दूसरे द्वीप, जो बहुत दूरी का अंतर होता था, और वो विमान जल के माध्यम से जा रहे थे, है ना। पहले हवाई जहाज ही बनाया था भैया, है ना, पहले लेकिन जल के विमान से ही चलते थे, है ना। बिल्कुल। दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। तो यहां पर ये कह रहा है लेखक, तो आप हमें ये बताओ कि यदि पहले की भाषा को आप ये भाषा नहीं मान रहे, प्राकृत भाषा का नियम को उल्लेख नहीं कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जो पहले विमान चलते थे तो उनकी कोई हमें प्रणाली दिखा दो कि वो कैसे चलते थे, उनका ही कोई लेखबद्ध दिखा दो हमें, है ना। लेकिन नहीं पता। पुराण विदों में विमानों और जहाजों के द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह कह रहा है बेटा आयुष यादव, कहानी की आपको नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यह कहानी ऐसे ही मिल जाएगी, ठीक है। तो लेखक ये कह रहा है जब आप पहली भाषा को गलत ठहरा रहे हैं तो ये बताओ जो पहले विमान चलते थे उनका कोई आपको लेखा जोखा मिला, उनके कोई आपको प्रमाण मिले, बताइए, बोलो। तो यात्राओं के हवाले देखकर हम उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से मान लेते हैं कि पहले विमान चलते थे, तो भाषा का अस्तित्व क्यों नहीं मानते, क्यों गलत ठहराते हो, ठीक है। आइए फिर क्या कहते हैं। परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों ने नामोल्लेख देखकर भी क्या किया था बच्चों। हाँ, अब तुम कहोगे प्रगल्भ क्या है ना बेटा। एक शब्द आया है यहां पर प्रगल्भ, जिसका मतलब है प्रतिभावान, प्रतिभावान, है ना। तो प्रतिभावान पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वर द्वारा किया हुआ, कृत मतलब मानते हैं। तो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वरा आदि स्त्रियों से, ठीक है बच्चे, स्त्रियों से करावे और हम उन्हें कह करा पढ़ाना भी पाप समझते हैं, ठीक है ना। स्त्रियों से हम उन्हें करावे और उन्हें कह करा पढ़ाना भी पाप समझते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो ये बात आपको यहां पर समझ में आई। फिर आगे क्या होता है बच्चों, शीला और विज्जा आदि कौन थी, है ना। अब हमें क्या पता कौन थी, ये अब बताएगा आगे। ये वे स्त्रियां थी या नहीं, शीला और विज्जा आदि कौन थी, वे स्त्रियां थी या नहीं, वो स्त्रियां थी या नहीं, ये बात यहां पर लेखक कह रहा है। फिर आगे बात क्या आती है, बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है या नहीं, ठीक है। सड़कधर पद्धति में, ठीक है ना, उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं। तो यहां पर लेखक ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि जो शीला और विज्जा आदि कौन थी, महिला थी या नहीं थी, है ना। फिर ये कह रहा है बड़े बड़े पुरुष कवियों आदृत हुई, बड़े बड़े पुरुषों से, कवियों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उनसे पढ़ी, उनसे आदृत हुई वो, है ना, या नहीं। तो ये बात हाँ या ना का जवाब यहां पर मांग रहा है। फिर क्या कहता है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत
थोरी गाथा में, भाई बौद्ध जो ग्रंथ है ना, महात्मा बुद्ध वाला, इसके अंदर बेटा त्रिपिटक ग्रंथ, त्रिपिटक के अंदर आता है। त्रिपिटक ग्रंथ किसके अंदर लिखा गया था, किनका ग्रंथ था, बौद्ध धर्म वालों का। गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद रचना उद्धृत है, पद मतलब काव्य से जुड़ी हुई रचना उद्धृत है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। वे क्या अपढ़ थी, जिस भारत में कुमारिकाओं, मतलब कि कुमारी जो जिनकी शादी नहीं हुई थी उनको बोला जाता है कुमारिकाओं। कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा दी थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। तो बच्चों यहां पर यह कह रहा है लेखक, त्रिपिटक क्या है सर जी, त्रिपिटक बेटा बौद्धों का एक ग्रंथ है। ठीक है, याद रखो। यदि आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपने ये भी पढ़ा होगा। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो पहले लड़कियां थी उन्हें गाना बजाना, नाचना, फूल चुगना, फूलों को चुनना, माला बनाना, ये काम सिखाया जाता था, लिखने पढ़ने का काम नहीं सिखाया जाता था। ठीक है, कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा, और कोई निकालेगा भी तो मानेगा कौन कि पहले ऐसा था, है ना। सच मानने वाला तो कोई है ही नहीं कि भी पहले महिलाओं को पढ़ने का काम नहीं दिया जाता था, लड़कियों को ही, जब लड़कियां 15-16 साल की होती थी उन्हें काम दे दिया जाता था, नाचने गाने का, बजाने का, फूल चुनने का, माला गूंथने का, है ना, ये बातें सिखाई जाती थी, पढ़ने लिखने की बात नहीं सिखाई जाती थी। निहाल ठाकुर बेटा अपनी बात लिखेंगे तभी समझ में आएगी। फिर क्या कहता है, अत्रि की पत्नी, अत्रि की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिस्र की शहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। ये बात बोली है, गजब, गजब की बात है। ठीक है ना, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चे, ठीक है बेटा, हाँ, और क्या हो सकती है, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, ना वे पढ़ती ना वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है, मतलब बुरा नतीजा है। समझे, स्त्रियों के लिए पढ़ाना कालकूट मतलब जहर, और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। पीयूष माने बेटा अमृत, पीयूष माने अमृत, और कालकूट मतलब जहर। ठीक है, कि स्त्रियों का पढ़ना जहर है और पुरुषों का पढ़ना अमृत है, यह बात यहां पर बोली है। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर ही भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मतलब स्त्रियों को अनपढ़ रख के ही वो पुरुष क्या करना चाहते हैं, भारत का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, जो गलत है। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों, प्रणालियों को तोड़ दिया, या अब तो पढ़ाना चाहिए यार, तोड़ दिया या नहीं। तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि हमारी प्रार्थना तो यह है कि माना कि पहले जमाने में महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता था, भारतवर्ष का गौरव नहीं समझा जाता था, लेकिन अब हम इस प्रथा को तोड़ देते हैं और महिलाओं को पढ़ने के लिए हम जागरूक करते हैं। स्त्री शिक्षित होनी चाहिए, तभी हमारा देश सुधरेगा, तभी हमारा समाज जागेगा, तभी हमारे भारत का गौरव बढ़ेगा। ठीक है, चलो। स्त्री शिक्षा के विपक्षियों तो जो विरोध करने वाले विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहां की सारी स्त्रियां अपढ़ थी, मतलब अनपढ़ थी।
अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद, बेटा इनको याद रखना, इनमें वो मिलेगा श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद, ये बेटा वही है पुराने श्लोक, पुराने जो लिखे हुए लेख हैं वो हैं ये, कि उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। ठीक है, स्त्रियों के लिए बताया गया इन दोनों में, श्रीमद् भागवत में भी और 10वां स्कंद में भी, कि इनका 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ में श्री कृष्ण को भेजा था, तो रुक्मणी कौन थी? श्री कृष्ण जी की पत्नी थी बेटा, है ना। रुक्मणी कौन थी? श्री कृष्ण जी की पत्नी थी, लेकिन प्रेमिका कृष्ण राधा थी। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि राधा जी और कृष्ण जी के बीच में कितनी मतलब गहरी प्रेम कहानी थी, वो तो आप सब लोग समझते हैं। यदि मान लीजिए कि यदि कृष्ण भगवान गर्म दूध पी लेते थे तो भैया गला राधा का जलता था, इतना गहरा प्रेम था, जिसको देखने के लिए रुक्मणी बड़ी आतुर थी, बड़ी बेचैन थी, है ना। एक बार क्या होता है, ये छोटी सी कहानी है, 1 मिनट की, मैं आपको सुना देता हूं कि एक बार श्री कृष्ण जी को रुक्मणी जी ने दूध दिया, और दूध क्या था, बहुत गर्म था, थोड़ा ज्यादा तो नहीं था, थोड़ा सा गर्म था। तो जब दूध कृष्ण जी ने पिया तो गले में लगा हल्का सा, जो गर्म चीज लगती है, आपको मैं चाय दे दूं गर्म तो आपको वो भी लगेगी, तो आपके मुख से जिसको आप ज्यादा प्रेम करते हैं वही मुख से आवाज निकलती है। ठीक है ना। निहाल ठाकुर बेटा अभी इसके बारे में जानकारी, गुरुजी फिजिकल के बाद मेडिकल है या पेपर? बेटा फिजिकल के बाद पहले पेपर ही कराएंगे, बाद में कराएंगे मेडिकल, तो ये ठीक है, मेडिकल बाद में कराएंगे। जो बच्चा मेडिकल फिट होगा फिर वो फाइनल मेरिट की तरफ जाएगा, ये नियम होता है वैसे तो, अब और पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। ठीक है, तो बच्चों रुक्मणी ने जब सुना श्री कृष्ण के मुख से एक नाम निकला, श्री राधे राधे राधे, गला जला जा, तो रुक्मणी बोली महाराज मैं आपकी पत्नी हूं लेकिन आप राधे का नाम ले रहे हैं, आखिर राधे कौन है? तो उन्होंने इस बात की जब इंक्वायरी की तो पता लगा कि राधे श्री कृष्ण जी की प्रेमिका है ना, जो मथुरा में रहती है। ठीक है, तो भैया वृंदावन से वो चल दी वहां पर कि आज देखते हैं हम भी कितनी सुंदर है, राधे को इतना मेरे पति क्यों पुकारते हैं। तो जाकर देखा तो दासी खड़ी हुई थी, तो रुक्मणी ने समझा कि शायद ये दासी ही राधे हैं। ठीक है, लेकिन बोली कि आप ही राधा हैं कि नहीं, रानी तो अंदर है। तो रुक्मणी ने एक आश्चर्य किया कि जब दासी इतनी सुंदर है तो राधा कितनी सुंदर होगी, भाई मेरे पति मेरे प्रभु इसलिए उसमें लीन है। तो बेटा ऐसी कहानियां मिलती हैं, ठीक है ना। हाँ, शिवपाल की बहन थी, बिल्कुल बच्चे। चलो, एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था, उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं, उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्रकालीन स्त्रियां अपढ़ होती हैं, मतलब प्राचीन की जो महिलाएं हैं सभी अनपढ़ हैं, तो गलत है। ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। आइए, उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। ठीक है ना। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का परिणाम समझना चाहिए। ठीक है बेटा, फिर आगे क्या बात आती है समझिए। यहां से आगे, बम्ब के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां कर घूस लेना मतलब रिश्वत लेना, ठीक है, ये सब यदि पढ़ने लिखने का ही परिणाम हो तो सारे कॉलेज स्कूल पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। यदि गंदे काम भी स्कूलों में पाठशालाओं विद्याओं में सिखाए जाते हैं विद्यालयों में, तो ये सब बंद हो जानी चाहिए। कुछ स्कूल कुछ भी पाठशाला नहीं चलेगी। ठीक है ना। परंतु विक्षिप्तों बात व्यथितों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम
मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? ठीक है ना? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि बेटा गांधर्व विवाह क्या होता है? गांधर्व विवाह जानता है कोई? सब लोग बताना मुझे कमेंट करके एक बार, गांधर्व विवाह किसे कहते हैं? बोलो बच्चों, फिर मैं बता दूंगा आपको। जल्दी से बताइए। शकुंतला के लिए गलत ठहराया जा रहा है कि शकुंतला ने गलत किया जो दुष्यंत से गांधर्व विवाह किया। बताइए बच्चों, सब लोग बताएंगे गांधर्व विवाह किसे कहते हैं बेटा? करण माचो बेटा, दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा, अभी टेंशन मत लो। एक या दो कहानी और बची हुई है, उसके बाद आपका दूसरा पेपर ही है। बोलो बच्चों, गांधर्व विवाह किसे कहते हैं? बताएगा कोई प्यारा दोस्त? हाँ बताइए, गांधर्व विवाह किसे कहते हैं? सब बच्चे बताइए एक बार। हाँ, क्योंकि मैं यहीं पर आज इसको कहानी को अंतिम करना चाहता हूं गांधर्व विवाह के ऊपर। फिर आगे इसका आगे की जो भी कहानी है और उसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो नहीं जानते। नहीं सर जी, जबरदस्ती नहीं। बेटा गांधर्व विवाह अग्नि को साक्षी मानकर? नो सर नो, गणेश भगवान। बेटा गांधर्व विवाह उसे कहते हैं, है ना? अमन कुमार का आंसर सही आया है कि सर जी लव मैरिज जो होती है। गांधर्व विवाह उसे बोला जाता है बेटा जिसमें लड़की स्वयं अपने लिए वर चुनती है, उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। ठीक है ना? उसमें माँ बाप उसकी शादी उसके चुने हुए वर के साथ कर देते हैं, उसे गांधर्व विवाह की संज्ञा दी जाती है, याद रखना। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब सीधा सा है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज। ठीक है ना? क्योंकि लड़की स्वयं लड़का अपना वर चुनती है कि मैं इसी के साथ शादी करूंगी, और उसके साथ ही उसके माँ बाप शादी कर देते हैं, वही गांधर्व विवाह होता है, याद रखना। चुपके से शादी करना, अरे यार, है? चलिए, तो बच्चों ठीक है ना, माँ बाप को मौका नहीं मिलता, है ना? क्या करती है वो? खुद ही लड़का चुन लेती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। चलो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं दी एंड करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।